रविवार का दिन था, लेकिन मीना के लिए यह दिन भी बाकी दिनों की तरह ही व्यस्त था। सुबह सुबह रसोई में काम करते हुए वह सोच रही थी, काश आज थोड़ा आराम मिल पाता। कितने दिन हो गए ठीक से सोई भी नहीं। तभी उसके पति विशाल की आवाज़ आई, अरे मीना, मेरा नाश्ता कहाँ है? आज भी देर हो गई। अगर मैं लेट हुआ तो बॉस से डांट पड़ेगी। मीना ने हड़बड़ी में नाश्ता तैयार किया और विशाल के सामने रख दिया। विशाल नाश्ता कर ही रहा था कि सास कमला देवी की आवाज़ आई, बहू, मेरा पूजा का सामान कहाँ है और मेरी दवाई कहाँ रख दी? हर बार मुझे सब बताना पड़ता है। मीना दौड़कर पूजा का सामान और दवाई ले आई। उसने कमला देवी को सब पकड़ाया और वापस रसोई में आ गई। तभी ससुर हरदेव जी ने आवाज़ दी, बहू, एक कप चाय देना, अदरक वाली बनाना। मीना ने चाय बनाई और हरदेव जी को दी। वह वापस लौट रही थी कि कमला देवी फिर से बोल पड़ी, बहू सुन, आज मेरी सहेली आने वाली है। 2-3 तरह की सब्जी बना देना और कुछ मीठा भी बना देना। मीना ने सिर हिलाकर जी कहा। उसका मायका जाने का मन था, लेकिन घर के इतने काम थे कि उसे लगा कि अब मायके जाने की बात करना भी बेकार है। दोपहर होते होते कमला देवी की सहेली आ गई। मीना ने तरह तरह के पकवान बनाए और मेहमानों की खातिरदारी में लग गई। शाम ढल गई, लेकिन मीना के काम खत्म नहीं हुए। तभी उसकी ननद नेहा अपने पति और बच्चों के साथ आ गई। नेहा बहुत खुश थी, क्योंकि उसे पता था कि जब वह मायके आती है तो उसे कोई काम नहीं करना पड़ता। कमला देवी ने नेहा को देखते ही कहा, आ गई मेरी बेटी, कैसी हो? आओ बैठो। बहू, जल्दी से नेहा के लिए कुछ खाने को लाओ। देखो मेरी बेटी थक गई है। मीना रसोई में गई और नेहा के पसंद का खाना बनाने लगी। नेहा अपने बच्चों के साथ सोफे पर आराम कर रही थी, जबकि मीना बिना रुके काम कर रही थी। रात का खाना लगा। नेहा ने पहला निवाला लिया और नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली, भाभी, यह क्या? खाने में नमक कम है। लगता है आपको मेरे पसंद का खाना याद नहीं रहा। कमला देवी ने तुरंत कहा, क्या करें बेटी, इसे तो बस अपना ही काम आता है। अगले महीने तेरे भाई की शादी है, फिर तू देखना तेरी छोटी भाभी कितनी अच्छी है, कितना बढ़िया खाना बनाती है। मीना ने यह सब सुना, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसे अब इस बातों की आदत हो गई थी। वह चुपचाप बर्तन समेटने लगी। रात को जब विशाल घर लौटा तो मीना ने उससे बात करने की कोशिश की। उसने विशाल से कहा कि वह अब बहुत थक गई है और उसे मायके जाना है। विशाल ने अनसुना करते हुए कहा, मीना, फिर वही पुरानी बातें, घर में इतनी जिम्मेदारी हैं और तुम्हें मायके जाने की पड़ी है। मीना को विशाल की बेपरवाही पर गुस्सा आया। उसने कहा, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। विशाल ने कहा, तुम चिंता मत करो, रोहित की शादी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी देवरानी आ जाएगी तो तुम्हारी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। मीना चुप हो गई। वह जानती थी कि विशाल से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। दिन बीतते गए और आखिरकार रोहित की शादी हो गई। रागिनी नाम की एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की परिवार में आई। रागिनी ने घर में आकर देखा कि मीना सारा काम अकेले करती है, जबकि नेहा आराम से बैठी रहती है। एक दिन रागिनी ने मीना से कहा, भाभी, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मीना ने मना किया, लेकिन रागिनी नहीं मानी। दोनों मिलकर काम करने लगी। मीना को पहली बार किसी ने सहारा दिया था। नेहा ने यह सब देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, लगता है आपकी नई बहू को काम करना पसंद नहीं है। देखिए, मीना भाभी से काम करवा रही है। कमला देवी ने रागिनी को डांटा, बहू, तुम्हें पता है कि नेहा घर पर है, तुम्हें उसके साथ बैठना चाहिए, ना कि काम करना चाहिए। रागिनी ने शांत स्वर में कहा, मम्मी जी, नेहा दीदी मेहमान नहीं है, वह घर की बेटी हैं और हम सब मिलकर काम करेंगे तो किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा। कमला देवी ने गुस्से में कहा, तुम मुझे मत सिखाओ,
कि घर कैसे चलाना है। रागिनी चुप रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने नेहा को समझाया कि उसे भी अपने पति और बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना चाहिए और बेवजह मायके में नहीं रहना चाहिए। नेहा को रागिनी की बातें अच्छी नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि शायद वह गलत कर रही है। उसने अपने पति से बात की और अपने घर लौट गई। जब नेहा गई तो मीना को राहत हुई। रागिनी ने मीना से कहा, भाभी अब आप थोड़ा आराम कीजिए, हम सब मिलकर काम करेंगे। मीना ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, रागिनी तुमने आज मुझे एक नई जिंदगी दी है। कमला देवी और हरदेव जी ने भी देखा कि रागिनी के आने से घर में शांति आ गई है। वे समझ गए कि परिवार में सबका सम्मान करना और सबको बराबर समझना कितना ज़रूरी है। मीना ने अपनी पहचान वापस पा ली थी और अब वह सिर्फ एक बहू या पत्नी नहीं, बल्कि एक खुशहाल इंसान थी। रागिनी ने कपड़े धोते हुए कहा, भाभी यह कपड़े भी आप धोएंगी? रागिनी ने थोड़ी हैरानी से पूछा। साधना हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कड़वाहट थी। अब तो आदत हो गई है, रागिनी ने उत्सुकता से पूछा। आदत मतलब? साधना कुछ देर चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, आदत हो गई है इन छोटे छोटे कपड़ों को धोने की। जब कविता दीदी आती हैं तो वह अपनी बेटी के ये कपड़े भी मेरे लिए छोड़ जाती हैं। कहती हैं भाभी इसे धो कर रख देना, वरना घर में बदबू फैल जाएगी। रागिनी ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी की, लेकिन क्यों, क्या वह खुद नहीं धो सकती? साधना ने धीरे से सिर हिलाया। वह अपनी बेटी के सूसू पॉटी वाले कपड़े धोना पसंद नहीं करती। कहती हैं यह सब काम मेरी मेड करती है, मैं यहाँ सब करने नहीं आई और माँ जी भी उन्हें कुछ नहीं कहती। रागिनी का चेहरा तमतमा गया। उसने मुट्ठी भींच ली। यह तो गलत बात है। दीदी को खुद अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए और दीदी को भी यह सब नहीं करना चाहिए। साधना ने उसे शांत करने की कोशिश की। रहने दो रागिनी, अब तो आदत हो गई है। लेकिन रागिनी चुप नहीं रह सकी। उसने तुरंत कपड़े धोना बंद कर दिया और बाल्टी लेकर सीधे कविता के कमरे में चली गई। कविता अपनी बेटी के साथ टीवी देख रही थी। रागिनी के अंदर आते ही देख उसने कहा, आओ रागिनी बैठो। रागिनी ने बाल्टी उसके सामने रखी। दीदी ये कपड़े आपके बच्चे के हैं, इन्हें आपको धोना चाहिए। कविता ने हैरानी से रागिनी की ओर देखा। तुम क्या कह रही हो? यह सब काम साधना भाभी का है। नहीं दीदी, यह गलत है। भाभी सारा दिन घर का काम करती हैं और आप उनके साथ यह सब भी करवाती हैं। यह तो बहुत गलत बात है, रागिनी ने दृढ़ता से कहा। सुषमा जी को जब यह बात पता चली तो वह तुरंत वहां आई। उन्होंने गुस्से में कहा, रागिनी तुम यह क्या कर रही हो? यह हमारी घरेलू बात है, इसमें तुम्हें दखल नहीं देने की ज़रूरत क्या है? माफ़ कीजिए माँ जी, लेकिन यह घरेलू बात नहीं है, यह इंसानियत का सवाल है। एक माँ को अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। मैं यह सब नहीं देख सकती। सुषमा जी ने तुनक कर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समझदार हो गई हो। तुम्हें नहीं पता कि घर में बड़ों की बात माननी चाहिए। वही बनवारी लाल जी कमरे से बाहर आए। उन्होंने सारी बात सुनी और शांत स्वर में रागिनी से पूछा, क्या हुआ बेटा? रागिनी ने उन्हें पूरी बात बताई। बनवारी लाल जी ने कविता की ओर देखा। बेटी तुम यह क्या कर रही हो? यह तो बहुत शर्मनाक बात है। तुम अपने बच्चे के कपड़े खुद नहीं धो सकती? क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? कविता ने कहा। लेकिन पापा मैं यहाँ आराम करने आई हूँ, काम करने नहीं। बनवारी लाल जी ने गहरी सांस ली। तुम आराम करो, लेकिन किसी और को कष्ट देकर नहीं। तुम्हारा यह स्वभाव तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया और तुम यहाँ बैठकर अपनी मनमानी कर रही हो।
यह सुनकर कविता को गुस्सा आया। उसने कहा, आप सब हमेशा मुझे ही क्यों गलत बताते हैं? मैं जा रही हूँ। वह अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। रागिनी ने बनवारी लाल जी से कहा, बाबूजी, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ? हाँ बेटा, कहो। मुझे लगता है कि दीदी को अब अपने ससुराल वापस जाना चाहिए और अपने पति से बात करनी चाहिए। यह सब झगड़ा करके यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, इसमें से परेशानी बढ़ रही है। बनवारी लाल जी ने रागिनी की बात का समर्थन किया। उन्होंने सुषमा जी से कहा, सुषमा, यह सही कह रही है, हमें अपनी बेटी को समझाना होगा। अगले दिन सुबह रागिनी ने एक और कदम उठाया। उसने नाश्ता बनाते हुए कहा, माँ जी, आज कविता दीदी का मनपसंद खाना बनाते हैं, फिर हम सब उनके साथ बैठकर खाना खाएंगे और उनसे बात करेंगे। सुषमा जी को रागिनी का यह व्यवहार बहुत पसंद आया। उन्होंने रागिनी के साथ मिलकर खाना बनाया। जब सब खाना खाने बैठे तो रागिनी ने कविता से कहा, दीदी, मैं जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन झगड़े से कोई हल नहीं निकलता। आप अपने पति से बात कीजिए और इस रिश्ते को बचा लीजिए। कविता चुप रही। उसे रागिनी की बातें अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, यह लड़की सही कह रही है, मुझे अपने पति से बात करनी चाहिए। उसी शाम कविता ने अपने पति को फ़ोन किया और उनसे बात की। उनके पति ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि वह उसे लेने आ रहे हैं। अगले दिन कविता अपने पति के साथ वापस अपने घर चली गई। जाते जाते उसने साधना से कहा, भाभी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने आपको बहुत परेशान किया। साधना ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं दीदी, आप खुश रहें। जब कविता चली गई तो साधना ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आएगा। उधर रागिनी ने घर के काम में साधना की मदद करना जारी रखा। अब साधना को सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। बनवारी लाल जी और सुषमा जी ने भी रागिनी के व्यवहार से सबक लिया और साधना के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। एक दिन जब साधना और रागिनी मिलकर काम कर रही थी तो साधना ने रागिनी से कहा, रागिनी, तुम मेरे लिए एक बहन जैसी हो, तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी। रागिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाभी, हम सब एक परिवार हैं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आखिरकार इंसानियत का मोल यही तो है। रागिनी के कहने पर कविता अपने ससुराल तो चली गई थी, लेकिन उसने अभी तक तलाक का फैसला नहीं बदला था। उसने अपने पति से बात करके बताया कि जब तक वह उससे माफ़ी नहीं मांगेगा वह वापस नहीं आएगी। कविता के पति ने अपनी गलती मानी और कविता को वापस अपने घर ले आए। एक दिन जब रागिनी और साधना दोनों काम कर रही थी, रागिनी ने साधना से कहा, भाभी, आप अपने मायके जाने के बारे में क्यों सोच रही हैं? आप तो कह रही थी कि आपको वहाँ जाना है। साधना ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे अब जाने का मन नहीं है। जब भी मैं मायके जाने की सोचती हूँ तभी कुछ न कुछ हो जाता है। अब मैं थक चुकी हूँ। रागिनी ने साधना का हाथ थामा और बोली, भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको मायके लेकर जाऊँगी और आपसे सारे काम भी नहीं करवाऊँगी। साधना ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो मेरी बहन जैसी हो रागिनी। दोपहर को जब सब खाना खा रहे थे, रागिनी ने कहा, माँ जी, मैंने और भाभी ने मिलकर सोचा है कि हम दोनों कल एक साथ मायके जाएंगे। सुषमा जी ने तुनक कर कहा, क्या तुम अभी तो मायके से आई हो, इतनी जल्दी फिर से जाना है? माफ़ कीजिए माँ जी, लेकिन मैंने और भाभी ने यह फैसला लिया है। रागिनी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। बनवारी लाल जी ने रागिनी की बात का समर्थन करते हुए कहा, सुषमा, उन्हें जाने दो, हर बहू को अपने मायके जाने का हक होता है। सुषमा जी चुप हो गईं, लेकिन वह अभी भी नाराज थी। अगले दिन रागिनी और साधना अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। सुषमा जी ने रागिनी को देखा और बोली,
तुम तो अपने मायके चली जाओगी, लेकिन इस घर का क्या होगा? रागिनी ने मुस्कुरा कर कहा, आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, हम दोनों जल्दी ही वापस आ जाएंगे। रागिनी और साधना दोनों खुशी खुशी अपने मायके चली गईं। साधना को अपनी माँ से मिलकर बहुत खुशी हुई। उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया और अपनी ननद कविता के बारे में भी बताया। साधना की माँ ने कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 1 महीने बाद जब साधना और रागिनी वापस आई तो उन्हें घर का नज़ारा देखकर आश्चर्य हुआ। सुषमा जी ने घर को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। वह दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। सुषमा जी ने कहा, बहू तुम दोनों कैसी हो? मैं तुम दोनों के बिना बहुत अकेली थी। साधना ने सुषमा जी से माफ़ी मांगी और कहा, माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपसे बिना बताए मायके चले गए। सुषमा जी ने कहा, तुमसे ज़्यादा तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैंने तुम दोनों को बहुत परेशान किया। मैंने तुम दोनों को अपनी बेटी से कम नहीं माना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे अच्छा व्यवहार करूँगी। साधना और रागिनी बहुत खुश हुईं। उन्हें लगा कि उनका परिवार अब सच में एक परिवार बन गया है। समय धीरे धीरे बीतता रहा और परिवार में सब कुछ पहले से बेहतर हो गया। साधना और रागिनी मिलकर घर के सारे काम करती, जिससे दोनों को आराम करने का समय मिल जाता। सास ससुर का व्यवहार भी बदल गया था। सुषमा जी अब साधना को बहू की जगह बेटी कहकर पुकारने लगी थी और बनवारी लाल जी भी अब बहू के कामों में मीन मेक नहीं निकालते थे। एक दिन शाम को जब पूरा परिवार बैठा था, सुषमा जी ने एक सुझाव दिया, बहू तुम दोनों दिन भर इतना काम करती हो, क्यों ना हम एक नौकरानी रख लें। साधना और रागिनी ने एक दूसरे को देखा। उन्हें यह सुनकर अच्छा लगा कि अब उनकी मेहनत को समझा जा रहा है। लेकिन रागिनी ने कहा, माँ जी हमें नौकरानी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। इससे हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलता है और हमारा रिश्ता भी मजबूत होता है। सुषमा जी को रागिनी की यह बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहती हो बेटी, मुझे तुम्हारी सोच बहुत पसंद आई। इस बीच कविता भी अपने ससुराल में अपनी ज़िंदगी में सुधार कर रही थी। उसने अपनी गलती मान ली थी और अपने पति से माफ़ी भी मांग ली थी। अब वह अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती थी और समय समय पर अपने मायके भी आती थी। लेकिन अब वह पहले की तरह जिद नहीं करती थी। वह जानती थी कि उसे अब अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। एक दिन जब कविता मायके आई तो उसने देखा कि साधना और रागिनी मिलकर काम कर रही हैं। उसने तुरंत साधना से कहा, भाभी लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। साधना ने हैरान होकर कविता की ओर देखा। दीदी आप यहाँ आराम करने आई हैं, आप बैठिए। लेकिन कविता नहीं मानी। उसने काम में साधना की मदद की। काम खत्म होने के बाद तीनों बहनें बैठकर बातें करने लगी। कविता ने साधना से माफ़ी मांगते हुए कहा, भाभी मैंने आपको बहुत परेशान किया, मैंने आपका दिल बहुत दुखाया। साधना ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी जो हुआ उसे भूल जाइए, अब सब कुछ ठीक है। कविता ने कहा, यह सब रागिनी की वजह से हुआ, उसने मेरी आंखें खोल दी। रागिनी ने कहा, हम सब एक परिवार हैं दीदी, हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। परिवार में अब खुशी और शांति का माहौल था। हर कोई एक दूसरे का सम्मान करता था और सब मिलकर काम करते थे। घर में अब कोई तनाव नहीं था। सब लोग मिलकर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था तो साधना ने कहा, मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार इस घर में कदम रखा था। मुझे डर लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन आज मुझे लगता है कि
मैं सबसे खुश इंसान हूँ। सब लोग मुस्कुराए। रागिनी ने साधना का हाथ थामा और कहा, भाभी यह सब प्यार और सम्मान की वजह से हुआ है। जब हम किसी को प्यार और सम्मान देते हैं तो हमें भी वही वापस मिलता है। समय बीतता गया और परिवार में सब कुछ पहले से बेहतर हो गया था। साधना और रागिनी मिलकर घर के सारे काम करती, जिससे दोनों को आराम करने का समय मिल जाता। सास ससुर का व्यवहार भी बदल गया था। सुषमा जी अब साधना को बहू की जगह बेटी कहकर पुकारने लगी थी और बनवारी लाल जी भी अब बहू के कामों में मीन मेख नहीं निकालते थे। एक दिन शाम को जब पूरा परिवार साथ बैठा था, सुषमा जी ने एक सुझाव दिया, बहू तुम दोनों दिन भर इतना काम करती हो, क्यों ना हम एक नौकरानी रख लें। साधना और रागिनी ने एक दूसरे को देखा। उन्हें यह सुनकर अच्छा लगा कि अब उनकी मेहनत को समझा जा रहा है। लेकिन रागिनी ने कहा, माँ जी हमें नौकरानी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। इससे हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलता है और हमारा रिश्ता भी मजबूत होता है। सुषमा जी को रागिनी की यह बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहती हो बेटी, मुझे तुम्हारी सोच पर बहुत पसंद आई। इस बीच कविता भी अपने ससुराल में अपनी ज़िंदगी में सुधार कर रही थी। उसने अपनी गलती मान ली थी और अपने पति से माफ़ी भी मांग ली थी। अब वह अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती थी और समय समय पर अपने मायके भी आती थी। लेकिन अब वह पहले की तरह जिद नहीं करती थी। वह जानती थी कि उसे अब अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। एक दिन जब कविता मायके आई तो उसने देखा कि साधना और रागिनी मिलकर काम कर रही हैं। उसने तुरंत साधना से कहा, भाभी लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। साधना ने हैरान होकर कविता की ओर देखा। दीदी आप यहाँ आराम करने आई हैं, आप बैठिए। लेकिन कविता नहीं मानी। उसने काम में साधना की मदद की। काम खत्म होने के बाद तीनों बहनें बैठकर बातें करने लगी। कविता ने साधना से माफ़ी मांगते हुए कहा, भाभी मैंने आपको बहुत परेशान किया, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। साधना ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी जो हुआ उसे भूल जाइए, अब सब कुछ ठीक है। कविता ने कहा, यह सब रागिनी की वजह से हुआ, उसने मेरी आंखें खोल दी। रागिनी ने कहा, हम सब एक परिवार हैं दीदी, हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। परिवार में अब खुशी और शांति का माहौल था। हर कोई एक दूसरे का सम्मान करता था और सब मिलकर काम करते थे। घर में अब कोई तनाव नहीं था। सब लोग मिलकर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जब पूरा परिवार साथ बैठा था तो साधना ने कहा, मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार इस घर में कदम रखा था। मुझे डर लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैंने सबसे खुश इंसान हूँ। और सब लोग मुस्कुराए। रागिनी ने साधना का हाथ थामा और कहा, भाभी यह सब प्यार और सम्मान की वजह से हुआ है। जब हम किसी को प्यार और सम्मान देते हैं तो हमें भी वही वापस मिलता है। परिवार में आई खुशियों के बीच एक दिन अमित ने साधना से एक गंभीर विषय पर बात की। साधना तुम इतनी काबिल हो, इतनी काम संभालती हो, क्या तुम फिर से नौकरी शुरू करने के बारे में सोच रही हो? साधना ने चौंक कर अमित की ओर देखा। नौकरी? अमित आप जानते हैं कि घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और अब तो रागिनी भी है। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, वही तो, अब रागिनी है, माँ और पिताजी भी समझ गए हैं। मुझे लगता है कि अब तुम्हें खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। रागिनी ने भी इस बात का समर्थन किया। भाभी अमित भैया सही कह रहे हैं, आप इतने सालों से घर संभाल रही हैं, अब बाहर की दुनिया देखने का समय है। आप चिंता न करें, हम सब मिलकर घर को संभाल लेंगे। रात साधना के मन में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने अपनी पढ़ाई और नौकरी के दिनों को याद किया। शादी के बाद उसने अपना करियर छोड़ दिया था, लेकिन उसके मन में हमेशा कुछ करने की इच्छा थी। सुषमा जी ने भी कहा, हाँ बहू, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम
काम करो, हम घर का ध्यान रख लेंगे। साधना ने अपने परिवार के सहयोग को देखा और एक मजबूत फैसला लिया। उसने अपने पुराने ऑफिस में संपर्क किया और अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर उसे तुरंत एक पद की पेशकश की गई। यह पद उसकी पुरानी नौकरी से भी बेहतर था। अगले दिन से साधना की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो गया। वह सुबह जल्दी उठकर घर के काम करती, फिर दफ्तर के लिए तैयार होती और काम पर निकलती। रागिनी घर के बाकी कामों में मदद करती और सुषमा जी भी अपनी बहुओं के साथ काम में हाथ बटाती। शुरुआती दिनों में साधना को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने काम और घर के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाना सीख लिया। अमित ने भी घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। कभी कभी वह खाना बना देता तो कभी कपड़े को धो देता। बनवारी लाल जी भी अब सुबह खुद ही अपना अखबार और चश्मा उठा लेते थे। एक शाम जब साधना दफ्तर से थकी हुई लौटी तो उसने देखा कि अमित ने उसके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई है। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, चाय पी लो। साधना की आंखों में आंसू आ गए। यह वही अमित था जो कभी चाय के लिए भी उस पर निर्भर था। अब वह उसकी परवाह कर रहा था। कुछ महीनों बाद साधना को दफ्तर में उसकी कड़ी मेहनत और लगन के लिए बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला। उसने यह पुरस्कार अपने परिवार को समर्पित किया। उसने कहा, मेरी सफलता यह मेरे परिवार के सहयोग के बिना अधूरी है। घर लौटकर उसने सुषमा जी के पैरों को छुआ। माँ, आपकी प्रेरणा और सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। सुषमा जी ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटी। कविता भी इस बदलाव से बहुत प्रभावित थी। उसने साधना से कहा, भाभी, आपने मुझे सिर्फ सही रास्ता नहीं दिखाया बल्कि एक इंसान के तौर पर बेहतर बनाना भी सिखाया। साधना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दीदी, हम सब एक दूसरे की हिम्मत हैं। तो दोस्तों, साधना और रागिनी के रिश्ते के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।